आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रम समझना है लाइन वाला आपको, तो उसके लिए आपको ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम का मतलब आना चाहिए। स्पेक्ट्रम का सिंपल एक सेंस होता है कि स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रम मतलब एक सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट, किसी चीज का अरेंजमेंट। चीज यहाँ पे रिलेटेड है, जैसे आपने सीखा होगा विबग्योर, आपने ये बहुत अच्छे से सीखा होगा कि जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो वो कुछ कलर ऑफ बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। याद है आप सब लोगों को? यहाँ पे कुछ बैंड्स में डिवाइड हो जाता है सीक्वेंस में। वो बैंड जो डिवाइड हुआ, मतलब जो अलग अलग कलर डिवाइड हुए, वो सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होता है कि वॉलेट कहीं भी आ गया और ब्लू कहीं और है, या ग्रीन किसी और जगह पे है, रेड कहीं और आ गया। नहीं, वो सीक्वेंस जो होता है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो वो जो सीक्वेंस आपको दिखाई दिया है, जो यहाँ पे जो इंप्रेशन नजर आता है, ये जो अरेंजमेंट नजर आया, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर और लाइंस of different wavelength और frequency in increasing order। या तो आप उसे वेवलेंथ की टर्म में सीखें या आप उसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में सीखें। ध्यान है ना? सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। हालांकि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पढ़ेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका क्या होगा, वेवलेंथ की टर्म में होगा। क्योंकि सीक्वेंस में जब होगा, जब ये चीज सीक्वेंस में होगी, तभी हम इसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे हो सकता है वो अरेंजमेंट, हो सकता है वो अरेंजमेंट लाइन की फॉर्म में हो, सिर्फ लाइनें हमें इंप्रेशन के तौर पे नजर आई हो, या फिर वो अरेंजमेंट कलर बैंड्स की फॉर्म में हो सकता है। कलर बैंड्स की फॉर्म में हो सकता है। अगर इंप्रेशन जो हमें नजर आ रहा है, जो इंप्रेशन हमें नजर आ रहा है, वो इंप्रेशन लाइंस की फॉर्म में देखने को मिला है। सपोज ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर इंप्रेशन ऑब्जर्व होता है। अगर वो हमें इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कुछ ये लाइंस में बना रहा, इस फॉर्मेट में ऑब्जर्व हो रहा है, या हो सकता है कलर की फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ ऐसे कि एक कलर यहाँ पे है इस तरीके से पूरा कलर, फिर दूसरा कलर यहाँ पे है, बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, फिर तीसरा कलर यहाँ पे है ये, फिर चौथा कलर यहाँ पे है। अलग अलग पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। देखिए, कलर की फॉर्म में वो अरेंजमेंट हो सकता है या लाइन। तो वो अरेंजमेंट है क्या? वो अरेंजमेंट है क्या? वो अरेंजमेंट आपका स्पेक्ट्रम ही है। क्या है? स्पेक्ट्रम ही है। और अगर वो लाइन की फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। अगर वो अरेंजमेंट जो नजर आया रेडिएशंस की वजह से, वो अगर लाइन की फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरीके से बीच में गैप है, तो उसे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और अगर एक कलर के बाद दूसरा और दूसरा तीसरा एकदम पास पास हो, बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हमें जो आज की क्लास में डिस्कस करना है वो लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। कौन सा करना है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से समझाएंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्योंकि मेन टारगेट हमारा लाइन स्पेक्ट्रम सीखना है। हमारा टारगेट ये बातें नहीं था सीखना, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरा पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है। इन छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम का साफ मतलब है अरेंजमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
हाँ बच्चों, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट होता है। वो ये कि जो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसे, और इस ट्यूब के अंदर, इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कौन सी गैस भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी हुई है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हुआ ये कि जब इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो यहां से कुछ रेडिएशंस निकली। अभी हमें जिस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, वो सारी जानकारी भी एक एक करके मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मतलब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो डाली हुई है, वहां से कुछ रेडिएशंस निकली, और वो रेडिएशंस मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दी। ये सारी रेडिएशंस दिखा दी, इनको लिखेंगे एमिटेड रेडिएशंस। एमिटेड रेडिएशंस। अब ये एमिटेड रेडिएशंस जो निकली, इनको हमने एक स्लिट से पास किया ताकि एक शार्प बीम नजर आए, एक सिंगल बीम नजर आए, और उस सिंगल बीम को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से पास किया। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप एक वो सब्सटेंस, एक वो चीज, एक वो भाई डिवाइस कह सकते हो, या वो सब्सटेंस जो आने वाले रेडिएशंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता। उसके अंदर जितने रेडिएशंस की लाइट है या जितने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस अवेलेबल हैं, वो उतने हिस्सों में क्या कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा, डिस्पर्स्ड कर देगा। तो इसका काम क्या है, इस रेडिएशन को डिस्पर्स कर लेना। अगर इसके अंदर एक ही वेवलेंथ की लाइट है तो ये डिस्पर्स नहीं होगी, सिंगल सिर्फ एक ही हमें इंप्रेशन नजर आया, लेकिन यहाँ पे देखने पे पता लगा बहुत सारी लाइनें मिल रही हैं। तो इसका मतलब इस लाइट के अंदर, मतलब इस रेडिएशन के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ की, बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अवेलेबल है। तो इसको डिवाइड किया, और ये जो चीज है, ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर हमने लाइनें ड्रॉ की हैं, इसे बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। तो हुआ ये कि जब इसका इंप्रेशन, इस रेडिएशन का इंप्रेशन लिया गया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस नजर आए, बहुत सारी छोटी छोटी लाइनों का एक ग्रुप, फिर आगे एक लाइन, मतलब खूब सारी लाइनों का ग्रुप, फिर उसके बाद ऐसे काफी सारी सीरीज थी जो अभी हम बताएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनों का ग्रुप जो है आपके लिए बना दिया। सो ग्रुप ऑफ लाइंस ये मिला, ऑब्टेन्ड। तो हुआ यूं कि जब, अभी हमें रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण तो जरूर होगा। ये रेडिएशंस कहां से निकली, ऐसा क्या हुआ इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की रेडिएशंस निकली, फिर उन रेडिएशन को हमने पास किया है, यानी कि जो एमिटेड रेडिएशन थी आपकी उसको हमने पास किया। यहां पे भी लिख देता हूं, ये स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास किया ताकि वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए। जितने वेवलेंथ की लाइट उसके अंदर है या जितने वेवलेंथ की रेडिएशन उसके अंदर अवेलेबल है वो उतने टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें बहुत अच्छे तरीके से, फिर ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो आप सबने लिख लिया होगा। अब कुछ पॉइंट्स तो मैं बता देता हूं और उसके बाद सारी कहानी धीरे धीरे आपको पता लगेगी कि लाइन कैसे आई, ग्रुप में क्यों आई, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे बताता हूं ये रेडिएशंस कहां से निकले। होता क्या है कि अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में गैस को रखेंगे तो क्या होगा, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी ले करके, एनर्जी गेन करके उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। भाई एनर्जी आप दे रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हीट की एनर्जी, हीट की फॉर्म में दे रहे हो, तो क्या होगा, एनर्जी की वजह से इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और अब एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस दिया, सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, एटम्स में। ठीक है, एटम्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब होता ये हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुआ ये कि इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है,
हालांकि बोर्स ने इसको बहुत अच्छे से बाद में एक्सप्लेन किया था, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी लेता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप दे रहे हो, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी बड़े हायर लेवल पे चला जाता है, यहां से निकल करके वो किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। एनर्जी स्टेट जिसे नॉर्मली हम लोग शेल के नाम से जानते थे, ठीक है, एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इस एनर्जी स्टेट में सपोज चला गया, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिलेगी वो उतना ही दूर भागेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा दूर चला जाएगा, एक्साइटेड यहां पे चला जाएगा और आगे जा सकता है, डिपेंडिंग कि उसने कितना अमाउंट एनर्जी का एब्सॉर्ब किया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गया है ये एक्साइटेड लेवल है, कौन सा लेवल है, एक्साइटेड, और एक्साइटेड लेवल ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और एक्साइटेड लेवल जब वहां पे वो पहुंचा उसके बाद क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है, इससे ऊपर वाले लेवल पे भी आ सकता है, रुक रुक के, जैसे पहले डायरेक्ट भी आ सकता है, एक लेवल छोड़, मतलब एक पहले पुराने लेवल पे किसी नए लेवल पे आएगा, फिर पुराने लेवल पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ना वो, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं उसके वापस आने की। या तो डायरेक्ट आ जाए अपने लेवल पे, अपने पुराने वाले लेवल पे सीधा ही कूद जाए, यहां से सीधा आ जाए, या हो सकता है पहले इस वाले पे आए उसके बाद नीचे वाले पे आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हुए, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन ये बात श्योर है कि वो हायर लेवल से वापस अपने लोअर लेवल में आएगा। ठीक, लोअर लेवल में आएगा क्योंकि एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं होती। तो जब वो वापस आएगा तो क्या होगा, आप बताओ, जब वापस हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, दिस इज द एमिटेड रेडिएशन। एक्चुअली जो गेन की है वो सब हमें नहीं पता, हमें कौन सी, हमने किसका इंप्रेशन ये लिया, जो एनर्जी निकाली है। तो वो हायर लेवल पे गया, पहले एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, फिर वो लोअर लेवल पे आया तो एनर्जी रिलीज हुई। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई, हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोप से पास किया उस एनर्जी को, और हमें फिर ये सारी लाइनें देखने को मिली। मतलब ये लाइनें जो आपको देखने को मिल रही हैं वो किस वजह से मिल रही हैं, ये जो रेडिएशंस, यानी जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस हुई है या फिर रिलीज हुई है। यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा, थोड़ा जरूर समझ आया होगा कि लाइनों का कारण क्या है। सो लाइनों का कारण है एमिटेड रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन के हायर लेवल से लोअर लेवल में आने पर रेडिएशंस लॉस हुई, मतलब रिलीज हुई। तो अब देखते हैं सर ये फिर एक साथ मिलनी चाहिए थी, ग्रुप में क्यों मिल रही है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये ग्रुप में क्यों मिली, तो उसका भी रीजन देते हैं। चलो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं, अब आप अच्छे से समझिएगा कि ग्रुप में क्यों मिली। लाइनें ग्रुप में क्यों मिली, तो देखिए ध्यान से सब लोग समझिएगा। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो अलग अलग लेवल होंगे। ये मैं यहाँ पे कुछ लेवल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लेवल में अलग अलग क्रिएट कर रहा हूं, आप ध्यान से बस चेक कीजिएगा। बड़ा सा एटम इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हम सारी लाइनों का कॉन्सेप्ट सीख सके कि वो लाइनें क्यों बनी। हाँ बच्चों, तो देखो ये मैंने अलग अलग लेवल बना रखे हैं, बीच में न्यूक्लियस है, और 1 2 3 4 5 6, और बहुत दूर वाले को मैंने इनफाइनाइट का नाम दे दिया। देखिए इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने इनफाइनाइट भी पास में रख दिया। तो इनके बीच बहुत सारे गैप होंगे, ध्यान देना, बहुत ज्यादा गैप होगा, आपको समझ के चलना होगा, इमेजिन करना होगा। अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, अब अलग अलग लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, भाई बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे ना उस गैस के अंदर, आपको पता, अगर 1 मोल गैस भी लूंगा तो बहुत सारे एटम होंगे। अब अलग अलग एटम में अलग अलग लेवल पे किसी का इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल तक गया, किसी का तीसरे लेवल पे, किसी का चौथे, किसी का इनफाइनाइट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो गया होगा, डिपेंडिंग कि किस एटम ने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की। तो अब यहां पे आपको ग्रुप ऑफ लाइंस
क्यों मिली उसका थोड़ा आंसर मिलेगा, जरा देखो। हो सकता है कि सेकंड लेवल से, अब वापस भी तो आएगा, हो सकता है सेकंड लेवल से पहले लेवल पे इलेक्ट्रॉन आया, या हो सकता है कि आपका सेकंड से पहले के बाद आपका ये देखिए थर्ड पे था तब आया हो पहले लेवल पे, फिर देखिए बहुत ध्यान से फोर्थ से फर्स्ट पे, फिर देखिए ये वाला आपका फिफ्थ से फर्स्ट पे, फिर आप ये देखिएगा जरा सिक्स से फर्स्ट पे, सेवन से, एट से, नाइन से, इस तरीके से हमने लास्ट क्या किया देखो इनफाइनाइट से। मतलब हुआ ये कि फाइनल डेस्टिनेशन पहला लेवल है, पहले लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर गिर रहा है वापस पहले लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी दूसरे लेवल से, तो जो लाइन है देखो आप सबको पता है कि जो एनर्जी यहां से जो एनर्जी लॉस हुई वो एनर्जी की वैल्यू कुछ अलग होगी, उसकी वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो उसके जो इंप्रेशन होगा उसका उस फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट में मान लो उसका इंप्रेशन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो जो दूसरी वाली लाइन है मतलब सेकंड से थर्ड से पहले पे आया तो इसकी अपनी एनर्जी होगी, अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, तो ये यहीं पे थोड़ी ना इसका इंप्रेशन थोड़ा अलग होके आएगा। फिर ऐसी तीसरी लाइन उसका इंप्रेशन, मतलब इतनी सारी लाइनें होती हैं तो इंप्रेशन उनके इस तरीके से ग्रुप में आते हैं। अच्छी बात है कि जो मैंने अभी लाइनें ड्रॉ की हैं ये सब में ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है, सब में ट्रांजिशन किसी भी हायर लेवल से कौन से लेवल में हुआ है देखो फर्स्ट लेवल। तो इन सभी ट्रांजिशन समझते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन हुए ना इन ट्रांजिशन की वजह से जो सीरीज जो लाइनें बनेंगी ना उन्हें लाइमन सीरीज के नाम से जाना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट लेवल पे आके गिरे और इस ट्रांजिशन की वजह से जो लाइनें आपको मिलेंगी वो आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी, वो लाइमन सीरीज। मतलब ये बंच ऑफ जो ग्रुप है लाइंस का दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। मैं इधर एक और डायग्राम बनाता हूं और इसको आप साथ ही साथ दोनों डायग्राम को एक साथ सीखिएगा, ठीक है। जरा देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला लेवल, ये मैंने एटम के फॉर्मेट में बनाया और यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। ये चीज एक बार अगर सेव हो गई ना माइंड में तो आप देखेंगे आप कहेंगे कि क्या चीज सिखाई है। बहुत मजा आता है टॉपिक को सीखने में। हमें वो लाइनों का रहस्य ढूंढना है कि वो लाइनें क्यों मिली, वो लाइनें हमें क्यों मिली, ग्रुप में क्यों मिली, समझ रहे हैं आप। ये चीज देखो, ये सारे मैंने सीधे लेवल दिखाए हैं, हालांकि एटम में तो सर्कुलर होंगे ना, बट वो लाइनों का अगर आपको रहस्य जानना है, ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ये आपकी क्या है फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर वो लाइनें आपको देखने को मिली। डन। तो अब देखो यही लाइमन सीरीज का पैटर्न यहां पे बनाऊंगा। तो देखो हमने पहले दिखाया, ठीक, हमने पहले दिखाया सेकंड से फर्स्ट। आपको एक अच्छे से चीज पता होगी, एनर्जी जो होती है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज सबको याद है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देख सकते हैं इन लेवल के बीच के एनर्जी का गैप, भाई हर एक लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है, इसके और इसके बीच का गैप बहुत छोटा है, तो यहाँ की जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। एनर्जी कम है और वेवलेंथ ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी है तो वेवलेंथ कम होगी। तो मैं पहले यहां से ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से वेवलेंथ का पैटर्न ड्रॉ करूंगा लाइमन से आगे जाते हुए, ठीक है। तो देखो ये लाइन आपकी, फिर ये लाइन, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा। ये देखिए, ये चीज अच्छे से देखिए, ये देखो ये ट्रांजिशंस देख रहे हैं आप। अब इस ट्रांजिशन की वजह से, हर एक ट्रांजिशन की वजह से लाइन बनेगी। मैं लाइनें कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और आप जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके। तो ये जो सीरीज आप यहाँ पे देखेंगे ना बच्चे, ये जो सीरीज आप देखेंगे, ये जो लाइनों की सीरीज मिल रही है, लाइनों की सीरीज, इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे ही अब अगला क्या होगा, अब आप देखिए नेक्स्ट हो सकता है आपका थर्ड से सेकंड में आया हो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है फोर्थ से सेकंड में, फिर आपका फिफ्थ से सेकंड में,
अब आप समझ चुके होंगे, अब आप बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके होंगे। हो सकता है कि ये किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे अगर गिरता है, अगर आके गिरता है तो एनर्जी रिलीज करेगा वो भी, तो उसके थ्रू जो उस ट्रांजिशन के थ्रू जो आपको लाइनें मिलेंगी, उस सीरीज ऑफ लाइन जो मिलेंगी, उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। तो वहां पे भी ड्रॉ करते हैं, ये देखो इनफाइनाइट लेवल से इस बार कहां रोकूंगा, यहाँ पे सीरीज के बीच बहुत सारी लाइनें होंगी, तो इस बार ये देखो, यहां से देखो, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद ये लो सेकेंड लेवल पे, ये रहा सेकेंड लेवल पे। अब आप ड्रॉ कर देंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे लाइनें आप अच्छे से ड्रॉ करना अपनी कॉपी में, ऐसे ग्रुप एक फिर से बना देना, ठीक है। हालांकि यहाँ काउंटिंग बेसिस पे हमने 4-5 लाइनें, क्योंकि बीच में बहुत सारे लेवल अभी हमने स्किप कर रखे, इनफाइनाइट है ना, तो स्किप कर रखे, तो आप कुछ ग्रुप ऐसे करके कुछ लाइनें आप शो कर दो ताकि एक ग्रुप नजर आ जाए आपको। और ये इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। ये सेट ऑफ लाइंस, ये जो सेट ऑफ लाइंस बन रहा है जहां पे किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे आए, सेकंड पे, तब उसे बोलते हैं कि वहां की लाइनें जो मिलेंगी उस ट्रांजिशन की वजह से, उस ट्रांजिशन की वजह से जो बंच ऑफ ग्रुप मिलेगा, जो लाइनों का ग्रुप मिलेगा, उसे बाल्मर सीरीज। तो आप समझ गए होंगे, फटाफट फटाफट मेरे साथ ये ड्रॉ कर दो। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने सभी सीरीज ड्रॉ कर दिए, बस आपको समझना है। बाल्मर तक आप ड्रॉ कर चुके थे। पास्टन में देखिए थर्ड लेवल पे फाइनली इलेक्ट्रॉन आएगा, और ब्रैकेट में फोर्थ लेवल पे फाइनली इलेक्ट्रॉन आएगा, और पी फंड वाली सीरीज में, पी फंड सीरीज में देखो फिफ्थ लेवल पे फाइनल पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा, और हम्फ्री सीरीज में 6 तक ही डिफाइन है, आपको 7, 8, 9 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो 6th लेवल में किसी भी हायर, ध्यान देना भाई, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनफाइनाइट, अगर मैं 7, 8, 9 लेवल भी आगे दिखाता तो 3-4 लाइनें आपको देखनी, बट यहाँ बहुत सारी लाइनें आएंगी, ठीक है। जो लेवल मैंने शो किया उसके लिए एक लाइन दिखाई मैंने, बहुत सारी लाइनें आएंगी, तो इन्हीं ट्रांजिशंस को मैंने वहां पे शो किया हुआ है। देखो इन्हीं ट्रांजिशन को अलग अलग लेवल से यहाँ पे शो किया। तो ये जो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर आया, ये वही आपका क्वेश्चन था, मतलब उसका आंसर है ये कि लाइनें क्यों मिली। तो अब आप क्लियरिफाई कर सकते हो कि ये लाइनें क्यों मिली, ये ग्रुप में क्यों मिली। तो ग्रुप में इसलिए मिली, ग्रुप में इसलिए मिली क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर लेवल से किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे हो रहा है। अगर फर्स्ट लेवल पे हो रहा है तो उसके लिए एक ग्रुप होगा, अगर किसी भी हायर लेवल से सेकंड पे हो रहा है तो उसके लिए एक ग्रुप, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स पे क्या, अलग अलग लेवल पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी हायर से किसी लोअर लेवल पे। ये लाइनों के नाम आप लिख चुके होंगे, देख लेना यहाँ पे आपका बाल्मर सीरीज के बाद पास्टन, ये वाला आपका पास्टन, ये नाम जरूर लिख लेना सब लोग। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं इसे, ये लाइनें जो आपको नजर आएंगी ये ब्रैकेट की हैं ये, और उसके बाद ये पी फंड का नाम दिया गया, और लास्ट आप देख पा रहे होंगे हम्फ्री। बहुत ध्यान से आप देख के लिखिएगा। अब ये तो समझ आ गया सर कि लाइनों का मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का किसी हायर लेवल से किसी लोअर लेवल में आना, और इसी वजह से जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी एमिट हो रही है, वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में नजर आ रही है, लाइंस की फॉर्म में, और यही हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम। तो जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज आवर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, हर एक इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इंप्रेशंस एक जैसे नहीं होते फिंगरप्रिंट्स के, इसी तरीके अलग अलग एटम के ये जो सीरीज की जो सीक्वेंस होता है, या लाइनों के बीच का जो गैप होता है, लाइनों की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग होती है। तो मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक तरीके से फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम कहलाता है, या फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस कह सकते हैं, जिसे आप एटम को पहचान भी सकते हैं, ठीक है, एटम को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन की, ये जो लाइनें हमने ऑब्जर्व की हैं, क्या इनकी कोई पोजीशंस वगैरह होती हैं, तो बिल्कुल ठीक, इनकी पोजीशन से रिलेटेड भी बात करते हैं। पहले तो आप नोट कर रहे हैं इसे, और उसके बाद मैं इधर वाला डायग्राम हटा देता हूं, अच्छे से नोट कर ले, मैं ये डायग्राम हटा देता हूं, ये वाला डायग्राम इधर से हटा दिया। अब आप जरा यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन। देखो आप चेक करें तो यहाँ पे मैं सीरीज लिखता हूं, सीरीज कितनी, 1 2 3 4 5 6 सीरीज है हमारे पास, लाइमन, बाल्मर,
पास्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री। ठीक, ये 6 सीरीज हैं। अब इनमें देखें तो लोअर लेवल क्या है? लोअर लेवल का मतलब है जहां पे फाइनली इलेक्ट्रॉन आके रुका, जहां पे जंप किया। एक है जहां से जंप किया, एक है जहां पे जंप किया। तो लाइमन सीरीज में देखिए लोअर लेवल क्या है, चेक करें आप। लोअर लेवल क्या है आपका? दिस इज 1। लोअर लेवल क्या है? 1। इस लोअर लेवल को हम लोग N1 लेवल कहेंगे। इसको N1 से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, N1 लेवल। ठीक है, N1। बाल्मर का N1 लेवल देखिए 2 है, पास्चन 3, 4, 5, 6। लोअर लेवल है ये। और हायर लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आया है भाई, हायर लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आया उसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लाइमन सीरीज में N2 लेवल देखिए, ये सारे ही N2 लेवल है, सिर्फ N1 को छोड़ दिया जाए, पहले लेवल को छोड़ के बाकी सारे इसके लिए क्या है? हायर लेवल हैं। तो 2, 3, 4 इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट तक। बाल्मर सीरीज के लिए देख लीजिए आप ध्यान से, लोअर लेवल कौन सा है इसका? 2 है, और 2 से जो ऊपर हैं वो आपके अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए और फटाफट आप लिख दीजिए। ये देखिए, और ये लास्ट आपका। अब एक और अच्छी इंफॉर्मेशन भाई, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, यहां से इस पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से इन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी ना, जहां पे वेवलेंथ लाई करेगी। भाई ये पूरा का पूरा जो ये पूरी सीरीज है, ये किसी वेवलेंथ की वैल्यू में लाई करी है। रेंज होती है, हर एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है कि कम से कम इतनी और ज्यादा से ज्यादा इतनी। तो इनकी जो लाइनें, मतलब ये जो लाइनें मिल रही हैं, इन लाइनों की जो रेडिएशंस थी, उनकी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के एक रीजन में लाई करती है, और वो होता है अल्ट्रावायलेट। आपने पढ़ा होगा ना EMR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेडिएशंस होती है ना, आपको याद होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ऐसा कुछ था। तो इन अगर ट्रांजिशन यहां से यहां पे हो रहा है, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो एनर्जी रेडिएट किया उसकी वैल्यू पता है कहां लाई करती है? कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट रीजन। किस में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल रीजन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पॉइंट से, स्पेक्ट्रल रीजन। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि लाइमन सीरीज कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट में। ये सारी की सारी लाइनें जो मिली हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में इनकी वेवलेंथ लाई करती है। अच्छा, बाल्मर सीरीज के लिए आपको बता दूं विजिबल। इसके बाद जितनी भी थी ना, जिस पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, इन सबका इंफ्रारेड, इन सब की वैल्यूज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और एट द लास्ट इंफ्रारेड, बिल्कुल किनारे पे जब माइक्रोवेव स्टार्ट होने वाली है, तो लास्ट इंफ्रारेड इनके बीच का होगा ना, कि उसके बाद माइक्रोवेव का एरिया आ गया, उसके बाद आपका रेडियो वेव्स का एरिया आ गया, तो इंफ्रारेड का लास्ट जो एक्सट्रीम लास्ट था वहां पे एम्फ्री वाली, मतलब हम्फ्री वाली लाई करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड। फार समझते हैं ना, कि मतलब बस खत्म होने वाली है, इसके बाद माइक्रोवेव का एरिया, मतलब माइक्रोवेव की रेंज आ जाएगी। हालांकि माइक्रोवेव की रेंज में एंट्री नहीं हो पाती है, तो उसी रीजन में क्या करता है, इनकी लाइंस, इनकी रेडिएशंस की वेवलेंथ लाई करती है। तो ये वाली बात आप अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ही जरूरी है। ये बहुत अच्छे से नोट करना है इस वाले बात को, और ये हिस्सा मैं हटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं आपको।
नोट कर ले एक बार। तो देखो अब क्या सिखाने वाला हूं इसमें, यस, पोजीशन ऑफ लाइंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। भाई हमसे कोई पूछ ले लाइंस की पोजीशन बताओ, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे उनकी पोजीशन बताओ, तो पोजीशन ऑफ लाइंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट कैन बी expressed in terms of the given formula। सबसे पहले ओके, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखना होगा, वेव नंबर यूजिंग गिवन फॉर्मूला। हमें एक फॉर्मूला दिया जाएगा अभी, और वेव नंबर की टर्म में, किसके टर्म में, वेव नंबर की टर्म में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, पोजीशन। चलो देखो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, वेव नंबर इज इक्वल 109677 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये जो फिक्स्ड वैल्यू है और पर सेंटीमीटर में आंसर आता है, इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है ना ये वाली, ये पर सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट RH से रिप्रेजेंट करते हैं, और 109677 पर सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1.09, आप लास्ट का डेसिमल आगे लेके आ सकते हो, 096 की जगह आप राउंड ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस आगे आएगा, तो आप पावर की टर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। जहां पे आपका ये चीज है, N1 आपका लोअर लेवल है, लोअर लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन आया है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, N1 क्या है, लोअर लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन जंप्ड, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आके गिरा है। और N2 क्या है, हायर लेवल, क्या है ये, हायर लेवल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन जंप, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया है, ठीक है। जो N2 लेवल है ना, ये हमेशा N1 वाले से एक लेवल कम से कम ज्यादा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक पॉइंट यानी एक नंबर से ज्यादा ही होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन आया, तो कम से कम वो कहां से आ सकता है, कम से कम वो तीसरे लेवल से आ सकता है ना। तो ये अगर मेरा N1 है और ये मेरा N2 है, तो मैं N2 को क्या लिख सकता हूं, N1+1, कम से कम मतलब मिनिमम एक वैल्यू तो ज्यादा होगी, और ज्यादा होने को तो और भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट करें, अगर N1 N2 हमें पता लग जाए कि भाई किस लेवल से इलेक्ट्रॉन आया और किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो हम बता सकते हैं कि उसकी वेव मतलब उस पोजीशन, वेव नंबर को कैलकुलेट करके हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, कहां पे, फोटोग्राफिक प्लेट में। पर सेंटीमीटर की टर्म में हम पोजीशन समझा सकते हैं, कुछ ऐसा था ना, पर सेंटीमीटर की टर्म में हम पोजीशन समझा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड काम करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और कई बार ये भी होता है कि वेव नंबर के अलावा वो हमसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं। वो कहेंगे कि इस लाइन की वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम किसी तरीके से अगर पहले ये पता लगा लें कि इस लाइन का ट्रांजिशन क्या है, जो लाइन में डार्क कर रहा हूं इस टाइम पे, इस लाइन का मुझे N1 लोअर लेवल अगर पता लग जाए और N2 मुझे हायर लेवल पता लग जाए, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेव नंबर यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेव नंबर निकालने के बाद मुझे जहां तक पता है कि वेव नंबर कैसे रिलेटेड होता है, आपको याद है वेव नंबर कैसे निकालते थे, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। यहां से वेव नंबर पता लगते ही हम वेवलेंथ निकाल पाएंगे। आया यार, बिल्कुल। और वेवलेंथ को हमें फ्रीक्वेंसी में बदलना आता है, उसके लिए क्या रिलेशन था वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में बदलने का, सो फ्रीक्वेंसी इज क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी c/λ। तो यहां से आपका जो भी लैम्डा का आंसर आया वो आप यहां प्लेस करो, c की वैल्यू हमें पता होती है, कांस्टेंट टर्म है, और हम सीधे ही
मीटर पर सेकंड में होती है। वेव लेंथ का वो सॉरी फ्रीक्वेंसी भी पता लगा सकते हैं। तो एक ही बार में आप 3 पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छे से इस फॉर्मूले को लिखें और फिर मैं 2-3 इंफॉर्मेशन और देता हूं, उसके बाद आपका टॉपिक ओवर। देखो अगला फैक्ट जो इसमें मैं सिखा रहा हूं वो कुछ ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो या बीटा लाइन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, या कई बार ये कहते हैं कि लिमिटिंग लाइन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैलकुलेट करो। मतलब ये लाइनें हैं क्या? तो देखो जरा ध्यान से समझना भाई। जो अगर मैं तुमसे कहूं कि लाइमन सीरीज है, सपोज लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन बताओ, अल्फा लाइन की आपसे कहा गया वेव नंबर कैलकुलेट करो। अगर वेव नंबर आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और आप लोग वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लो, है ना। तो अल्फा लाइन यानी लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन क्या है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि लोअर लेवल क्या है सर, हायर लेवल क्या। अगर ये पता लग जाए तो हम बहुत बड़ा आसान है वेव नंबर कैलकुलेट करना, जो भी पीछे फॉर्मूला सीखा उससे रिलेटेड। तो अल्फा लाइन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन का मतलब है फर्स्ट लाइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लोअर लेवल आपको पता है, लोअर लेवल आपको पता है इसका कितना होता है 1। लाइमन सीरीज का लोअर लेवल, किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर पहले पे गिरता है यानी कि लोअर लेवल ये। और N2 लेवल क्या है, N2 लेवल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी होगा। तो अगर वो 2 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आता है, पहली लाइन ये होती है। ध्यान देना, अगर 2 से, अगर इसको प्रॉपर डायग्राम से फिर से समझा दूं ताकि बेटर समझ आ जाए, है ना, बेटर समझ आ जाए। N2 लेवल अगर 2 है, या N2 लेवल अगर आपका 3 है, या N2 लेवल अगर आपका 4 है, ठीक है, सारी की सारी चीजें यही बता दो। और मान लो N2 लेवल इन्फिनिटी है, तो देखो जरा, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो इसकी वजह से जो लाइन मिलेगी, इसकी वजह से जो लाइन यहां पे मिलेगी ना बेटा, दिस इज अल्फा लाइन। समझ गए? यानी कि अल्फा लाइन का मतलब क्या हुआ, अल्फा लाइन का मतलब है कि N1 तो 1 है, लाइमन सीरीज में अल्फा लाइन की बात कर रहा हूं। हर एक सीरीज में अलग अलग केस होगा। तो लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन कैलकुलेट करने के लिए ट्रांजिशन क्या है, N1 1 है और N2 क्या है 2। समझ गए? ट्रांजिशन ये है। तो हम इस अल्फा लाइन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ट्रांजिशन का पता लग जाए। अब देखो, अगर तीसरे लेवल से 1 पे आता है, देखो थर्ड लेवल से, तो ये सेकंड लाइन हुई। तीसरे लेवल से अगर 1 पे आता तो ये कौन सी लाइन हुई, सेकंड लाइन, मतलब वो कौन सी हुई, बीटा। तो यहां से जो इस पे पॉइंट जो आएगा, दिस इज व्हाट, बीटा लाइन। अब आप समझ गए होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से अगर नंबर बढ़ाता चला जाऊं तो ये पहली लाइन के लिए था फर्स्ट लाइन, तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा है, सेकंड लाइन का ट्रांजिशन। ये किसका है, सेकंड लाइन का। और अगर मैं आपको कहूं फोर्थ का करो तो वो डेल्टा, गामा हो जाएगा, फिर डेल्टा। और मैं फोर्थ ना बता करके डायरेक्ट आपको बताता हूं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ये देखो, ये वाले ने बीच में बहुत सारी लाइनें होंगी, उनका नाम अल्फा बीटा तक ही याद रखना, और ज्यादा गामा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट वाली मैंने दिखाई है, किसी सॉरी ये तो फोर्थ लेवल की है, यहां से इस वाले लेवल से दिखाना है मुझे, यहां से दिखाना, ठीक है, ये यहां से। तो इस लेवल, इस वाली लाइन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। अब आप समझ गए लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है जिसका ट्रांजिशन कहां से हो, N2 यानी इनफाइनाइट लेवल से N1 मतलब 1 पे। लिमिटिंग लाइन लाइमन सीरीज का ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है। लिमिटिंग लाइन कौन सी लाइन, लिमिटिंग लाइन लाइमन सीरीज का ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से समझ लो। यही चीज अगर आप मेरे से बाल्मर सीरीज के लिए पूछते हो, बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम यही चीज निकालें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीटा लाइन का ट्रांजिशन अलग से नहीं लिखा है, यहीं पे लिख देता हूं। N2 आपका 3 और N1 आपका 1, और अल्फा लाइन का मैंने यहां लिख दिया 2 से 1, 2 से 1, 3 से 1 और ये इनफाइनाइट से 1। डन। अब बाल्मर सीरीज में आते हैं। तो बाल्मर सीरीज में अल्फा लाइन, अब देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा देता हूं। यहाँ पे N1 लेवल इसके लिए 2 रहता है, अल्फा लाइन के लिए N1, अल्फा लाइन कह रहा हूं, बाल्मर सीरीज के लिए हमेशा लोएस्ट लेवल कौन सा है, 2 है, जबकि इसके लिए लोएस्ट लेवल कौन सा था
ठीक है। सो इसके लिए N1 लेवल क्या है 2, और आप देखो जरा N2 लेवल 3 भी हो सकता है, N2 लेवल आपका 4 भी हो सकता है, N2 लेवल आपका इनफाइनाइट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना दिए। अब मान लो तीसरे से दूसरे पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पे गिर रहा है भाई, 1 पे नहीं जा रहा, 2 पे गिर रहा है, तो इसकी वजह से जो लाइन आएगी दिस इज अल्फा लाइन। लेकिन ये अल्फा लाइन कौन सी सीरीज की है भाई, ये बीटा वो सॉरी बाल्मर सीरीज की है ये, ठीक है। इस अल्फा लाइन का ट्रांजिशन बताओ क्या है, N2 3 है सर, और N1 2, ये है ट्रांजिशन। तो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इस लाइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये बताऊं कि 4th लेवल से अगर 2 पे आता है तो ये इसकी सेकंड लाइन हुई, जिसे हम बीटा लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, बीटा लाइन। तो जो बीटा वाली लाइन है इसका ट्रांजिशन जरा लिखो। तो सर हायर लेवल 2 है, सॉरी हायर लेवल 4 है, और किस लेवल पे आके गिर रहा है, सेकंड लेवल, जो कि इसका लोअर लेवल। बाल्मर सीरीज का लोअर लेवल क्या है, सेकंड। N1 क्या है, लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, N2 क्या है, हायर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इसकी लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी, बताओ बताओ बताओ, ये रही इसकी लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन। अब आप सभी सीरीज के लिए ये चीजें ड्रॉ कर पाएंगे। N2 इनफाइनाइट है और N1 2। समझ गया ना, बिल्कुल। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक, नोट कर लो फटाफट। तो बात करते हैं नंबर ऑफ लाइंस। अगर कोई पूछते हमसे भाई कि कितनी लाइनें प्रोड्यूस होंगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5वें लेवल से पहले लेवल पे आ रहा है तो कितनी लाइंस डेवलप होंगी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है बनेंगी। या मैं कहूँ 10वें लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी लाइंस डेवलप होंगी। मतलब अगर मैं आपको हायर लेवल दे दूं और एक लोअर लेवल बता दूं कि फाइनली वो कहाँ पहुंचा है, तो उस तरीके से इनिशियल और फाइनल को यूज करके नंबर ऑफ लाइंस कैसे बताएं। क्योंकि पिछला फॉर्मूला इस बात के लिए तो अप्लीकेबल हो जाएगा कि रेडिएशंस कौन सी इमिट, मतलब रेडिएशंस किस वेवलेंथ की इमिट होंगी, किस फ्रीक्वेंसी की, और क्या उनकी पोजीशंस, मतलब वेव नंबर होगा। वो पिछला फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूं। पहला, इफ इलेक्ट्रॉन jump from any higher level to first level, किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कहीं से घूमता फिरता अगर पहले लेवल पे आ जाए तो उसके लिए पॉसिबल जो फॉर्मूला होगा वो ये है। आप इस डायरेक्ट ट्रिक को यूज करके निकाल सकते हैं। वेयर n इज एनी हायर लेवल, कोई भी हायर लेवल है आपका n। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है 10th लेवल से जंप किया, इलेक्ट्रॉन जो है आपका कहाँ है, 10th लेवल से कहाँ गया है, फर्स्ट लेवल पे गया। तो लाइंस देखो कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए कुछ इस तरीके से, और यहां से आप सीधे सॉल्व कर देंगे, आपका 45 लाइंस डेवलप। किसी भी तरीके से बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट लेवल पे गिरे। अगर पहले लेवल पे आता है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपना बहुत अच्छा सवाल करने के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ लाइन सीधे ही पूछ लेते हैं, ट्रिक के तौर पे आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर फर्स्ट लेवल पे नहीं आए तब जल्दी चेक कर लो, नोट कर लो, मैं भी हटा देता हूं उसको। और अगर फर्स्ट लेवल पे नहीं आए तब क्या करें, लिख लिया होगा आप सबने। फर्स्ट लेवल की बजाय अगर किसी भी दूसरे लेवल पे आता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल को N1 बोल रहे हैं और हायर लेवल को N2 बोल रहे हैं। तब नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, जहाँ पे हम लोग N2 माइनस N1
n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस वाली ट्रिक का यूज करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएगा। इस ट्रिक का यूज करेंगे। मान लीजिए 10th लेवल से इलेक्ट्रॉन 3rd लेवल पे गिर रहा है। इस बार लोएस्ट लेवल जो है ना, मतलब फर्स्ट नहीं है, 3rd है, तो लोअर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ लाइंस अगर निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल n2 आपका ये है और n1 आपका ये है ना, लोअर लेवल। तो देखिए 10 माइनस 3 और उसके बाद 10 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस हिसाब से आपका ये 7, 10 माइनस 3 सॉल्व कीजिए, कितना होगा आपका 7 और ये आपका 8 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाता है 7 इंटू 4 28। एक और चेक कर लें अच्छे से और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो हमारे पास 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे से आप एप्लीकेबल, मतलब जो आपने सीखा है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरे लेवल और 4th लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब 2nd लेवल और 4th लेवल की कॉरस्पॉन्डिंग है। और पूछा है कि टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज ये लाइन जो है बिलोंग करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। तरीका ये है कि आप देख पा रहे हैं कि हायर लेवल n2 है, n2 लेवल मतलब जो कि आपका है 4th। इस 4th लेवल से इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है 2nd पे। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है, जब लोअर लेवल 2nd है, 2nd पे इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो आपको क्या पता है ये वाली बात कि ये बाल्मर सीरीज का है। कौन सी सीरीज का है, बाल्मर सीरीज का। मतलब ये तो पता लग गया, टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज द लाइन बिलोंग, है ना। अगर पहले पे गिरता तो वो लाइमन सीरीज का होता। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। और दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है, तो आप वेव नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। n1 आपको पता है, n2 भी आपको पता है। आप सीधे यहाँ से वेव नंबर निकालें और वेव नंबर को रिलेट कर दें किससे, फ्रीक्वेंसी से। फॉर्मूले आप सबको याद है, देखो फिर से मैं लिख देता हूं। आपका ये जो चीज होती है, वेव नंबर को आप ऐसा लिख सकते हैं, वेव नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करते क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बस 1/लैम्डा जो आपने निकाला है उसके लिए लैम्डा क्या होता है, c बाय, यहाँ पे सीधे ही लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा। ठीक है, यहाँ से जो आपका लैम्डा है इसकी जगह आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल करके, यहाँ से निकाल के उस फॉर्मूले में डाल दें, या आपकी मर्जी है, आप लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, आपकी खुद की चॉइस है। देखो 1/लैम्डा किसके बराबर है, ये लो। आप डायरेक्ट रख सकते हो भाई, आप ये देखो, ये उठा के यहाँ पे रख दो, इसको भी रिलेट कर दो। लो आप खुद से अपने फॉर्मूले बनाए, ये लो, सी को इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर, ये देखो ये वाला है, इतना पोर्शन सॉल्व करना, सी को इससे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये रिलेटेड है ना एक दूसरे से, खुद से फॉर्मूले बना सकते हैं आप, सारे रिलेटेड है। ये अगर निकालना तो डायरेक्ट रिलेट करो, और अगर ये निकालना तो 1/लैम्डा, यानी जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। नहीं तो 1/लैम्डा आपका म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी बाय सी होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से सी से मल्टीप्लाई करके अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ट्राई जरूर करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकेंड में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहा है फ्रॉम हायर लेवल। ये नहीं बताया कि कौन सा हायर लेवल है और कौन से लेवल पे आ रहा है, 3rd। ये बता दिया है कि 3rd लेवल, मतलब n1 लेवल हमें पता है। n1 लेवल कौन सा है, 3rd। मतलब लोअर लेवल कौन सा है, 3rd लोअर लेवल है। बट हायर लेवल हमें नहीं पता, हायर लेवल हमें नहीं पता है, ये नहीं पता। आगे क्या कह रहा है, इफ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब 3 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है मिल रही हैं, फॉर द ट्रांजिशन फाइंड द इनिशियल पोजीशन। मतलब हमें यही पता करना है। तो आप देख लीजिए, लोअर लेवल 3rd है, तो 3rd लोअर लेवल 1 नहीं है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकाल देते, अभी भी पीछे देखा, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सीधे ही फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ लाइन दे रखी है आपको, देखिए 3 दे रखी हैं,
N1 की वैल्यू पता है, आपको सिर्फ N2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका N2 की वैल्यू आएगी। एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, पॉसिबल है, तो कई बार जो दो रूट्स आए ना तो उसमें नेगेटिव आपका अगर आए नेगेटिव तो वो अलाउड नहीं है, मतलब N2 की वैल्यू नेगेटिव अलाउड नहीं है, और नेगेटिव के अलावा अगर वैल्यू 0 आ रही हो वो भी अलाउड नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो आंसर आएगा वही आपका होगा। ना तो N2 नेगेटिव होना चाहिए, ना ही N2 आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, कोई हायर लेवल है भाई, स्टार्ट ही लेवल 1 से होता है। अच्छा ये देखिए, कैलकुलेट करना है लिमिटिंग वेवलेंथ्स ऑफ बाल्मर सीरीज। भाई लिमिटिंग लाइन तो पढ़ी है तो उसी से रिलेटेड है। लिमिटिंग वेवलेंथ्स मतलब एक से ज्यादा लाइनों की बात हो रही है। अब जरा ध्यान देना, बाल्मर सीरीज में क्या था, बाल्मर सीरीज एक बार याद करो। बाल्मर सीरीज में होता है सर, जो आपका लोअर लेवल होता है वो 2 होता है, फिक्स्ड है। लोअर लेवल क्या है, 2। अब ट्रांजिशन कहां से हो कि लिमिटिंग वेवलेंथ बने, तो आपको मैंने बताया था कि लिमिटिंग लाइन जो होती है, लिमिटिंग लाइन, उसके लिए हायर लेवल होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लोअर लेवल पे किस पे आए, 2 पे, तो ये लिमिटिंग लाइन है, ठीक है। लेकिन यहां पे लिमिट का एक और मतलब होता है कि पहली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, और ये आपकी क्या है, लास्ट। ये भी हो सकता है लिमिट्स में कि किनारे किनारे वाली बताओ, पहली बताओ और आखिरी बताओ, तो लिमिटिंग आखिरी वाली तो ये है। और अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की बात करें जिसे अल्फा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है, लिमिटिंग वेवलेंथ लिखा है, तो आप पहली और आखिरी निकाल दो। हालांकि सिर्फ लिमिटिंग लाइन लिखा होता तो सिर्फ लास्ट वाली बताते, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का भी बता सकते हो, फर्स्ट लाइन का आपका क्या होगा, N2 आपका क्या होगा इसके लिए, भाई N1 लेवल तो 2 ही है, तो N2 क्या होगा, 3 होगा। एक और मैं यहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूँ, और ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों पार्ट्स यूज करने हैं आपको इस फॉर्मूले में, और सीधे ही आप अपनी वेवलेंथ निकाल देना, यानी ये हिस्सा इतना रिलेट करना, इसको छुपा दो, 1/λ को इससे रिलेट कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान सी चीज है। एक और इंफॉर्मेशन लास्ट दे देता हूं भाई, देखो जो आपका 3 से 2 पे आएगा, स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप है मतलब लो एनर्जी है, क्या है इसकी, लो एनर्जी। और आपको पता लो एनर्जी है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जबकि इनफाइनाइट से अगर बात करें दूसरे पे तो ये क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। आप ये बात समझ रहे हैं, ये हाईएस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है, ये जो पहली लाइन होती है वो हाईएस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है। ये किसका है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है, जबकि ये ट्रांजिशन किसका है बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है, वो शॉर्टेस्ट, दोनों लिमिट्स में आ जाएंगी, ये फर्स्ट और वो लास्ट। आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, आप बिट बाय बिट एक एक करके चीज को सीखिएगा, एक साथ नहीं, वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा और उसके बाद कैलकुलेट करना। बहुत अच्छा टॉपिक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है, तो प्लीज पेशेंसली आराम से कीजिएगा, ठीक, ओके, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।